बयान 17। चपला कोई साधारण औरत न थी। खूबसूरती और नजाकत के अलावा उसमें ताकत भी थी। दो चार आदमियों से लड़ जाना या उनको गिरफ्तार कर लेना उसके लिए एक अदना सा काम था। शस्त्र विद्या को पूरे तौर पर जानती थी। एआरी के फन के अलावा और भी कई गुण उसमें थे। गाने और बजाने में उस्ताद, नाचने में कारीगर, आतिशबाजी बनाने का बड़ा शौक। कहाँ तक लिखे कोई फन ऐसा न था जिसको चपला न जानती हो। रंग उसका गोरा, बदन हर जगह सुडौल, नाजुक हाथ पाँव की तरफ ख्याल करने से यही जाहिर होता है कि इसे एक फूल से मारना खून करना है। उसको जब कहीं बाहर जाने की जरूरत पड़ती थी तो अपनी खूबसूरती जानबूझकर बिगाड़ डालती थी या भेष बदल लेती थी। अब इस वक्त शाम हो गई, बल्कि कुछ रात भी जा चुकी है। चंद्रमा अपनी पूरी किरणों से निकला हुआ है। चपला अपनी असली सूरत में चली जा रही है। एआरी का बटुआ बगल में लटकाए और खंजर भी लगाए हुए जंगल ही जंगल कदम बढ़ाए जा रही है। तेज सिंह की याद ने उसको ऐसा बेकल कर दिया है कि अपने बदन की भी खबर नहीं। उसको यह मालूम नहीं कि वह किस काम के लिए बाहर निकली है या कहाँ जा रही है। उसके आगे क्या है, पत्थर है या गड्ढा, नदी है या नाला। खाली पैर बढ़ाना ही उसका काम है। आंखों से आंसू की बूंदें गिर रही हैं। सारा कपड़ा भीग गया है। थोड़ी थोड़ी दूर पर ठोकर खाती है। उंगलियों से खून गिर रहा है, मगर उसको इसका ख्याल नहीं। आगे एक नाला आया जिस पर चपला ने कुछ ध्यान न दिया। धम से उस नाले में जा गिरी। सिर फट गया, खून निकलने लगे, कपड़े बदन से सब भीग गए। अब उसको इस बात का ख्याल हुआ कि तेज सिंह को छुड़ाने या खोजने चली है। उसके मुंह से झट यह बात निकली, हाय प्यारे, मैं तुमको बिल्कुल भूल गई। तुम्हारे छुड़ाने की फिक्र मुझको जरा भी न रही। उसी की यह सज़ा मिली। जब चपला संभल गई और सोचने लगी कि वह किस जगह है, खूब गौर करने पर उसे मालूम हुआ कि रास्ता बिल्कुल भूल गई है और एक भयानक जंगल में आ फंसी है। कुछ क्षण के लिए तो वह बहुत डर गई, मगर फिर दिल को संभाला। उस खतरनाक नाले से पीछे फिरी और सोचने लगी, इसमें तो कोई शक नहीं कि तेज सिंह को महाराज शिवदत्त के यारों ने पकड़ लिया है, तो जरूर चुनारगढ़ ही ले गए होंगे। पहले वहीं खोज करनी चाहिए। जब न मिलेंगे तो दूसरी जगह पता लगाऊंगी। यह विचार कर चुनारगढ़ का रास्ता ढूंढने लगी। हजार खराबी से आधी रात गुजर जाने के बाद रास्ता मिला। अब सीधे चुनारगढ़ की तरफ पहाड़ ही पहाड़ चल निकली। जब सुबह करीब हुई, उसने अपनी सूरत एक मर्द सिपाही की सी बना ली। नहाने धोने खाने पीने की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ रास्ता तय करने की उसको धुन थी। आखिर भूखी प्यासी शाम होते चुनारगढ़ पहुंची। दिल में ठान लिया था कि जब तक तेज सिंह का पता न लगेगा अन्न जल ग्रहण न करूंगी। कहीं आराम न किया, इधर उधर ढूंढने और तलाश करने लगी। एकाएक उसे कुछ चालाकी सूझी। उसने अपनी पूरी सूरत पन्ना लाल के बना ली और घसीटा सिंह एआर के डेरे पर पहुंची। हम पहले लिख चुके हैं कि 6 एआरों में से 4 एआर विजयगढ़ गए हैं और घसीटा सिंह और चुन्नीलाल चुनारगढ़ में ही रह गए हैं। घसीटा सिंह पन्नालाल को देखकर उठ खड़े हुए और साहब सलामत के बाद पूछा, कहो पन्नालाल, अब की बार किसको लाए? पन्नालाल, इस बार लाए तो किसी को नहीं, सिर्फ इतना पूछने आए हैं कि नाजिम कहाँ है, यहाँ है या नहीं, उसका पता नहीं लगता। घसीटा सिंह, यहाँ तो नहीं आया। पन्नालाल, फिर उसको पकड़ा किसने? वहाँ तो अब कोई एआर नहीं है। घसीटा सिंह, यह तो मैं नहीं कह सकता कि वहाँ कोई एआर नहीं है। सिर्फ तेज सिंह का नाम तो मशहूर था, सो कैद हो गए। इस वक्त किले में बंद पड़े रोते होंगे। पन्नालाल, खैर कोई हर्ज नहीं, पता लग ही जाएगा। अब जाता हूँ, रुक नहीं सकता। यह कहकर नकली पन्नालाल वहाँ से रवाना हुए। अब चपला का जी ठिकाने हुआ, यह सोचकर कि तेज सिंह का पता लग गया और वे यहीं मौजूद है, कोई हर्ज नहीं, जिस तरह होगा छुड़ा लेगी। वह मैदान में निकल गई और गंगा जी के किनारे बैठ अपने बटुए में से कुछ मेवा निकाल के खाया। गंगा जल पी के निश्चित हुई और अपनी सूरत एक गाने वाली औरत की बनाई। चपला को खूबसूरत बनाने की कोई जरूरत न थी, वह खुद ऐसी थी कि 1000 खूबसूरतों का मुकाबला कर सके। मगर इस सबब से कोई पहचान ले उसको अपनी सूरत बदलनी पड़ी। जब हर तरह से लैस हो गई, एक बंसी हाथ में ले राजमहल के पिछवाड़े की तरफ जा एक साफ जगह देख बैठ गई और चढ़ी आवाज में एक बिरहा गाने लगी। एक बार फिर स्वयं गाकर फिर उसी गीत को बंसी पर बजाती। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी।
राजमहल में सिउदत महल की छत पर माया रानी के साथ मीठी मीठी बातें कर रहे थे। एकाएक गाने की आवाज़ उनके कानों में गई और महारानी ने भी सुनी। दोनों ने बातें करना छोड़ दिया और कान लगाकर गौर से सुनने लगे। थोड़ी देर बाद बंसी की आवाज़ आने लगी, जिसका बोल साफ मालूम पड़ता था। महाराज की तबीयत बेचैन हो गई। झट लौंडी को बुला हुक्म दिया, किसी को कहो अभी जाकर उसको इस महल के नीचे ले आए जिसके गाने की आवाज़ आ रही है। हुक्म पाते ही पहरेदार दौड़ गए। देखा कि एक नाजुक बदन बेटी गा रही है। उसकी सूरत देखकर लोगों के होशो हवास ठिकाने न रहे। बहुत देर के बाद बोले, महाराज ने महल के करीब आपको बुलाया है और आपका गाना सुनने के लिए बहुत बेचैन है। चपला ने कुछ इनकार न किया। उन लोगों के साथ महल के नीचे चली आई और गाने लगी। उसके गाने ने महाराज को बेताब कर दिया, दिल को रोक न सके। हुक्म दिया कि उसको दीवान खाने में ले जाकर बैठाया जाए और रोशनी का बंदोबस्त हो, हम भी आते हैं। महारानी ने कहा, आवाज़ से यह औरत मालूम होती है, क्या हर जाकर महल में बुला ली जाए। महाराज ने कहा, पहले उसको देख समझ लें, तो फिर जैसा होगा किया जाएगा। अगर यहाँ आने लायक होगी तो तुम्हारी भी खातिर कर दी जाएगी। हुक्म की देर थी, सब सामान लैस हो गया। महाराज दीवान खाने में जा बिराजे। बीवी चपला ने झुककर सलाम किया। महाराज ने देखा कि एक औरत निहायत हसीन, रंग गोरा, सुरमई रंग की साड़ी और धानी बूटीदार चोली दक्षिणी ढंग पर पहने, पीछे से लांग बांधे, खुलासा गडारीदार चूड़ा कांटे से बांधे, जिस पर एक छोटा सा सोने का फूल, माथे पर एक बड़ा सा रोले का टीका लगाए, कानों में सोने की निहायत खूबसूरत जड़ाऊ वालियां पहने, नाक में सरजा की नथ, एक टीका सोने का और घुंघरूदार पटड़ी गूथन के गले में पहने, हाथ में बिना गुंडी का कड़ा व छंदेली जिसके ऊपर काली चूड़ियां, कमर में लच्छेदार गर्दनी और पैर में सांकड़ा पहने अजब आनवान से सामने खड़ी है। गहना तो मुख्तसार ही है, मगर बदन की गठाई और सुडीली पर इतनी ही आफत हो रहा है। गौर से निगाह करने पर एक छोटा सा तिल ठुड्डी के बगल में देखा, जो चेहरे को और भी रौनक दे रहा था। महाराज के होश जाते रहे, अपनी महारानी साहब को भूल गए जिस पर रीझे हुए थे। झट मुंह से निकल पड़ा, वाह क्या कहना है। टकटकी बंद गई। महाराज ने कहा, आओ यहाँ बैठो। बीवी चपला कमर को बल देती हुई अटखेलियों के साथ कुछ नजदीक जाकर बैठ गई। महाराज उसके हुस्न के रोब में आ गए। ज्यादा कुछ कह न सके, एक टक सूरत देखने लगे। फिर पूछा, तुम्हारा मकान कहाँ है? कौन हो? क्या काम है? तुम्हारी जैसी औरत का अकेली रात के समय घूमना ताज्जुब में डालता है। उसने जवाब दिया, मैं ग्वालियर की रहने वाली पटलापा कत्थक की लड़की हूँ। रंभा मेरा नाम है। मेरा बाप भारी गवैया था। एक आदमी पर मेरा जी आ गया। बात की बात में वह मुझसे गुस्सा होकर चला गया। उसी की तलाश में मारी मारी फिरती हूँ। क्या करूँ? अक्सर दरबारों में जाती हूँ कि शायद कहीं मिल जाए, क्योंकि वह भी बड़ा भारी गवैया है। सो ताज्जुब नहीं किसी दरबार में हो। इस वक्त तबीयत की उदासी में यूं ही कुछ गा रही थी कि सरकार ने याद किया, हाजिर हुई। महाराज ने कहा, तुम्हारी आवाज़ बहुत भली है, तुम गाओ तो अच्छी तरह सुनूं। चपला ने कहा। महाराज ने इस नाचीज पर बड़ी मेहरबानी की, जो नज़दीक बुलाकर बैठाया और लौंडी को इज्जत दी। अगर आप मेरा गाना सुनना चाहते हैं तो अपने साज बजाने वाले को तलब करें। वे लोग साथ दें तो कुछ गाने का लुफ्त आए। वैसे तो हर तरह से गाने को तैयार हूँ। यह सुन महाराज बहुत खुश हुए और हुक्म दिया, सरपदा हाजिर किए जाएं। प्यादे दौड़ गए और सरपदाओं का सरकारी हुक्म सुनाया। वे सब हैरान हो गए कि 3 पहर रात गुजरे, महाराज को क्या सूझी है, मगर लाचार होकर आना ही पड़ा। आकर जब एक चांद के टुकड़े को सामने देखा तो तबीयत खुश हो गई। कूड़े हुए आए थे मगर अब खिल गए। झट साज मिला करीने से बैठे। चपला ने गाना शुरू किया। अब क्या था, साज व सामान के साथ गाना पिछली रात का समा महाराज को बुद्ध बना दिया। सरपधा भी दंग रह गए। तमाम इल्म आज खर्च करना पड़ा। बेवक्त की महफिल थी, इस पर भी बहुत से आदमी जमा हो गए। 2 चीज़ दरबारी की गाई की सुबह हो गई। फिर भैरवी गाने के बाद चपला ने बंद करके अर्ज किया, महाराज अब सुबह हो गई, मैं भी कल की थकी हूँ क्योंकि दूर से आई थी, अब हुक्म हो तो रुखसत हूँ। चपला की बात सुनकर महाराज चौंक पड़े। देखा तो सचमुच सवेरा हो गया है। अपने गले से मोती की माला उतार इनाम में दी और बोले, अभी हमारा जी तुम्हारे गाने से बिल्कुल नहीं भरा, कुछ रोज यहाँ ठहरो फिर जाना।
रंभा ने कहा, अगर महाराज की इतनी मेहरबानी लोंडी के हाल पर है तो मुझको कोई हर्ज रहने में नहीं। महाराज ने हुक्म दिया कि रंभा के रहने का पूरा बंदोबस्त हो और आज रात को आम महफिल का सामान किया जाए। हुक्म पाते ही सब इंतजाम हो गया। एक सुंदर मकान में रंभा का डेरा पड़ गया। नौकर मजदूर सब तैनात कर दिए गए। आज की रात आज की महफिल थी। अच्छे आदमी सब इकट्ठे हुए। रंभा भी हाजिर हुई और सलाम करके बैठ गई। महफिल में कोई ऐसा न था जिसकी निगाह रंभा की तरफ न हो, जिसको देखे लंबी सांसें भर रहा है। आपस में सब यही बातें कर रहे थे। वाह क्या भोली सूरत है, क्यों कभी आज तक तुमने ऐसी हसीना देखी थी। रंभा ने गाना शुरू किया। अब जिसको देखिए मिट्टी की मूरत हो रहा है। एक गीत गाकर चपला ने अर्ज किया, महाराज एक बार नौगढ़ में राजा सुरेंद्र सिंह की महफिल में लोंडी ने गाया था। वैसा गाना आज तक मेरा फिर न जमा। वजह यह थी कि उनके दीवान के लड़के तेज सिंह ने मेरी आवाज़ के साथ मिलकर बीन बजाई थी। हाय मुझको वह महफिल कभी न भूलेगी। 2-4 रोज हुआ मैं फिर नौगढ़ गई थी। मालूम हुआ कि वह गायब हो गया। तब मैं भी वहाँ न ठहरी, तुरंत वापस चली आई। इतना कहकर रंभा अटक गई। महाराज तो उस पर दिलो जान दिए बैठे थे। बोले, आजकल तो वह मेरे यहाँ कैद है, पर मुश्किल तो यह है कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं और कैद की हालत में वह कभी बीन बजाएगा नहीं। रंभा ने कहा, वह मेरा नाम सुनेगा तो ज़रूर इस बात को कबूल करेगा, मगर उसको एक तरीके से बुलाया जाए। वह अलबत्ता मेरा संग देगा, नहीं तो मेरी भी न सुनेगा, क्योंकि बड़ा ज़िद्दी है। महाराज ने पूछा, वह कौन सा तरीका है। रंभा ने कहा, एक तो उसके बुलाने के लिए ब्राह्मण जाए और वह उम्र में 20 वर्ष से ज़्यादा न हो। दूसरे, जब वह उसको लावे, दूसरा कोई संग न हो। अगर भागने का खौफ हो तो बेड़ी उसके पैर में पड़ी रहे। तीसरे यह कि बीन कोई उम्दा होनी चाहिए। महाराज ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। इधर उधर देखा तो एक ब्राह्मण का लड़का चेतराम नामी उस उम्र का नजर आया। उसे हुक्म दिया कि तू जाकर तेज सिंह को ले आ। मीर मुंशी ने कहा, तुम जाकर पहरे वालों को समझा दो कि तेज सिंह के आने में कोई रोक टोक न करे। हाँ, एक बेड़ी उनके पैर में जरूर पड़ी रहे। हुक्म पाकर चेतराम तेज सिंह को लेने गया और मीर मुंशी ने भी पहरे वालों को महाराज का हुक्म सुनाया। उन लोगों को क्या हर्ज था, तेज सिंह को अकेले रवाना कर दिया। तेज सिंह तुरंत समझ गए कि कोई उसका दोस्त जरूर यहाँ आ पहुँचा है, तभी तो उसने ऐसी चालाकी की शर्त से मुझको बुलाया है। खुशी खुशी चेतराम के साथ रवाना हुए। जब महफिल में आए, अजब तमाशा नजर आया। देखा एक बहुत खूबसूरत औरत बैठी है और सब उसी की तरफ देख रहे हैं। जब तेज सिंह महफिल के बीच में पहुंचेगा, रंभा ने आवाज़ दी, आओ आओ तेज सिंह, रंभा कब से आपकी राह देख रही है। भला वह बीन कब भूलेगी जो आपने नौगढ़ में बजाई थी। यह कहते हुए रंभा ने तेज सिंह की तरफ देखकर बाईं आंख बंद की। तेज सिंह समझ गए कि यह चपला है। बोले, रंभा तू आ गई। अगर मौत भी सामने नजर आती तो भी मैं तेरे साथ बीन बजा के मरूंगा, क्योंकि तेरे जैसे गाने वाली कहाँ मिलेगी भला। तेज सिंह और रंभा की बात सुनकर महाराज को बड़ा ताज्जुब हुआ, मगर धुन तो यह थी कि कब बीन बजे और कब रंभा गाए। बहुत उम्दी बीन तेज सिंह के सामने रखी गई और उन्होंने बजाना शुरू किया। रंभा भी गाने लगी। अब जो समा बंधा उसकी क्या तारीफ की जाए। महाराज तो सकते किसी हालत में हो गए, औरों की कैफियत दूसरी हो गई। एक ही गीत का साथ देकर तेज सिंह ने बीन हाथ से रख दी। महाराज ने कहा, क्यों और बजाओ। तेज सिंह ने कहा, बस मैं एक रोज में एक ही गीत या बोल बजाता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपको सुनने का ज़्यादा शौक हो तो कल फिर सुन लीजिएगा। रंभा ने भी कहा, हाँ महाराज, यही तो इनमें ऐब है। राजा सुरेंद्र सिंह जिनके यह नौकर थे, कहते कहते थक गए, मगर इन्होंने एक न मानी, एक ही बोल बजा कर रह गए। क्या हर्ज है, कल फिर सुन लीजिएगा। महाराज सोचने लगे कि अजब आदमी है, भला इसमें इसने क्या फ़ायदा सोचा है। अफसोस मेरे दरबार में यह न हुआ। रंभा ने भी बहुत कुछ हर्ज करके गाना स्थगित किया। सभी के दिल में हसरत बनी रही। महाराज ने अफसोस के साथ मजलिस बर्खास्त की और तेज सिंह फिर उसी चेतराम ब्राह्मण के साथ जेल में भेज दिए गए। महाराज को तो अब इश्क हो गया कि तेज सिंह के बीन के साथ रंभा का गाना सुने। फिर दूसरे रोज महफिल हुई और उसी चेतराम ब्राह्मण को भेजकर तेज सिंह को बुलाए। उस रोज भी एक बोल बजाकर उन्होंने बीन रख दी। महाराज का दिल न भरा। हुक्म दिया कि कल पूरी महफिल हो।
दूसरे दिन फिर महफिल का सामना हुआ। सब कोई आकर पहले ही जमा हो गए, मगर रंभा महफिल में जाने के वक्त से घंटे भर पहले दाव बचा चेतराम की सूरत बना कैद खाने में पहुंची। पहरे वाले जानते ही थे कि तेजराम अकेला तेज सिंह को ले जाएगा। महाराज का हुक्म ही ऐसा है। उन्होंने ताला खोलकर तेज सिंह को निकाला और पैर में बेड़ी डाल चेतराम के हवाले कर दिया। चेतराम, जो कि चपला थी, उनको लेकर चलते बने। थोड़ी दूर जाकर चेतराम ने तेज सिंह की बेड़ी खोल दी। अब क्या था, दोनों ने जंगल का रास्ता लिया। कुछ दूर जाकर चपला ने अपनी सूरत बदल ली और असली सूरत में आ गई। अब तेज सिंह उसकी तारीफ करने लगे। चपला ने कहा, आप मुझको शर्मिंदा न करें, क्योंकि मैं अपने को इतना चालाक नहीं समझती जितनी आप तारीफ कर रहे हैं। फिर मुझको आपको छुड़ाने की कोई गरज भी न थी। सिर्फ चंद्रकांता की बेमुरव्वत से मैंने यह काम किया। तेज सिंह ने कहा, ठीक है, तुमको मेरी गरज काहे होगी। गरजू तो मैं ठहरा कि तुम्हारे साथ सरपदा बना। जो काम बाप दादों ने न किया था सो करना पड़ा। यह सुनकर चपला हंस पड़ी और बोली, बस माफ़ कीजिए, ऐसी बातें न करिए। तेज सिंह ने कहा, वाह वाह, क्या करना, मैं बगैर मजदूरी लिए न छोड़ूंगा। चपला ने कहा, मेरे पास क्या है जो मैं दूं। उन्होंने कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है वही मेरे लिए बहुत है। चपला ने कहा, खैर इस बातों को जाने दीजिए और यह कहिए कि यहाँ से खाली ही चलिएगा या महाराज शिवदत्त को कुछ हाथ भी दिखाइएगा। तेज सिंह ने कहा, इरादा तो मेरा यही था, आगे तुम जैसा कहो। चपला ने कहा, जरूर कुछ करना चाहिए। बहुत देर तक आपस में सोच विचार कर दोनों ने एक चालाकी ठहराई, जिसे करने के लिए ये दोनों उस जगह से दूसरे घने जंगल में चले गए। बयान 18। अब महाराज शिवदत्त की महफिल का हाल सुनिए। महाराज शिवदत्त सिंह महफिल में आ विराजे। रंभा के आने में देर हुई तो एक चौबदार को कहा कि जाकर उसको बुला लाए और चेतराम ब्राह्मण को तेज सिंह को लाने के लिए भेजा। थोड़ी देर बाद चौबदार ने आकर अर्ज किया कि महाराज, रंभा तो अपने डेरे पर नहीं है, कहीं चली गई। महाराज को बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि उसको जी से चाहने लगे थे। दिल में रंभा के लिए अफसोस करने लगे और हुक्म दिया कि फौरन उसे तलाश करने के लिए आदमी भेजे जाएं। इतने में चेतराम ने आकर दूसरी खबर सुनाई, कैदखाने में तेज सिंह नहीं है। अब तो महाराज के होश उड़ गए। सारी महफिल दंग हो गई कि अच्छी गाने वाली आई, जो सभी को बेवकूफ़ बनाकर चली गई। घसीटा सिंह और चुन्नीलाल एयार ने अर्ज किया, महाराज, बेशक वह कोई एयार था जो इस तरह आकर तेज सिंह को छुड़ा ले गया। महाराज ने कहा, ठीक है, मगर काम उसने काबिल इनाम के किया। एयारों ने भी तो उसका गाना सुना था, महफिल में ही मौजूद थे। उन लोगों की अकल पर क्या पत्थर पड़ गए थे कि उसको अपने पहचाना। लानत है तुम लोगों के एयार कहलाने पर। यह कहकर महाराज गम और गुस्से से भरे हुए उठकर महल में चले गए। महफिल में जो लोग बैठे थे उन लोगों ने अपने घर का रास्ता लिया। तमाम शहर में यह बात फैल गई, जिधर देखिए यही चर्चा थी। दूसरे दिन जब गुस्से में भरे हुए महाराज दरबार में आए तो एक चौबदार ने अर्ज किया, महाराज, वह जो गाने वाली आई थी असल में वह औरत ही थी। वह चेतराम मिश्र की सूरत बनाकर तेज सिंह को छुड़ा ले गई। मैंने अभी उन दोनों को उस सलई वाले जंगल में देखा है। यह सुन महाराज को और भी ताज्जुब हुआ। हुक्म दिया कि बहुत से आदमी जाएं और उनको पकड़ लावें, पर चौबदार ने अर्ज किया, महाराज, इस तरह वे गिरफ्तार न होंगे, भाग जाएंगे। हाँ, घसीटा सिंह और चुन्नीलाल मेरे साथ चले तो मैं दूर से इन लोगों को दिखला दूं, ये लोग कोई चालाकी करके उन्हें पकड़ लें। महाराज ने इस तरकीब को पसंद करके दोनों एयारों को चौबदार के साथ जाने का हुक्म दिया। चौबदार भी उन दोनों को लिए हुए उस जगह पहुंचा जिस जगह उसने तेज सिंह का निशान देखा था, पर देखा कि वहाँ कोई नहीं है। तब घसीटा सिंह ने पूछा, अब किधर देखें? उसने कहा, क्या यह ज़रूरी है कि वे अब तक इसी पेड़ के नीचे बैठे रहें? इधर उधर देखिए, कहीं होंगे। यह सुनकर घसीटा सिंह ने कहा, अच्छा चलो, तुम ही आगे चलो। वे लोग इधर उधर ढूंढने लगे। इसी समय एक अहिरीन सिर पर खचिए में दूध ले आती नजर पड़ी। चौबदार ने उसको अपने पास बुलाकर पूछा, तूने इस जगह कहीं एक औरत और एक मर्द को देखा है? उसने कहा, हाँ हाँ, उस जंगल में मेरा अडार है। बहुत सी गाय भैंसी मेरी वहाँ रहती हैं। अभी मैंने उन दोनों के पास से 2 पैसे का दूध बेचा है और बाकी दूध लेकर शहर बेचने जा रही हूँ। यह सुनकर चौबदार बतौर इनाम के 4 पैसे निकाल उसको देने लगा, मगर उसने इनकार किया और कहा कि मैं तो सेंध के पैसे नहीं लेती। हाँ, 4 पैसे का दूध आप लोग लेकर पी ले तो मैं शहर जाने से बचूं और आपका एहसान मानूं। चौबदार ने कहा, क्या हर्ज है, तू दूध ही दे दे। बस अहिरन ने खांचा रख दिया और दूध देने लगी। चौबदार ने उन दोनों एयारों से कहा, आइए आप भी पी लीजिए।
उन दोनों एआरओ ने कहा, हमारा जी नहीं चाहता। वह बोली, अच्छा आपकी खुशी। चौबदार ने दूध पिया और तब फिर दोनों एआरओ से कहा, वाह है क्या दूध है, शहर में तो रोज आप पीते ही हैं, भला आज इसको भी तो पीकर देखिए। उसके जिद करने पर दोनों एआरओ ने दूध पिया और 4 पैसे दूध वाले को दिए। अब वे तीनों तेज सिंह को ढूंढने चले। थोड़ी दूर जाकर चौबदार ने कहा, न जाने क्यों मेरा सिर घूमता है। घसीटा सिंह बोले, मेरी भी यही दशा है। चुन्नीलाल तो कुछ कहना ही चाहते थे कि गिर पड़े। इसके बाद चौबदार और घटीसा सिंह भी जमीन पर लेट गए। दूध बेचने वाली बहुत दूर नहीं गई थी। उन तीनों को गिरते देख दौड़ती हुई पास आई और लखलखा सुंगाकर चौबदार को होशियार किया। वह चौबदार तेज सिंह थे। जब होश में आए अपनी असली सूरत बना ली। इसके बाद दोनों की मुस्के बांध गठरी कस, एक को चपला को और दूसरे को तेज सिंह ने पीठ पर लादा और नौगढ़ का रास्ता लिया। बयान 19। तेज सिंह को छुड़ाने के लिए जब चपला चुनारगढ़ गई तब चंपा ने भी जी में सोचा कि एआर तो बहुत से आए हैं और मैं अकेली हूँ, ऐसा न हो कि कभी कोई आफत आ जाए। ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिसमें एआरओ का डर न रहे और रात को भी आराम से सोने में आए। यह सोचकर उसने एक मसाला बनाया। जब रात को सब लोग सो गए और चंद्रकांता भी पलंग पर जा लेटी, तब चंपा ने उस मसाले को पानी में घोलकर जिस कमरे में चंद्रकांता सोती थी उसके दरवाजे पर 2 गज इधर उधर लेप दिया और निश्चिंत हो राजकुमारी के पलंग पर जा लेटी। इस मसाले में यह गुण था कि जिस जमीन पर उसका लेप किया जाए, सूख जाने पर अगर किसी का पैर उस जमीन पर पड़े तो जोर से पटाखे की आवाज आए, मगर देखने से यह न मालूम हो कि इस जमीन पर कुछ लेप किया है। रात भर चंपा आराम से सोई रही। कोई आदमी उस कमरे के अंदर न आया। सुबह को चंपा ने पानी से वह मसाला धो डाला। दूसरे दिन उसने दूसरी चालाकी की। मिट्टी की एक खोपड़ी बनाई और उसको रंग रंगाकर ठीक चंद्रकांता की मूर्त बनाकर जिस पलंग पर कुमारी सोया करती थी तकिए के सहारे वह खोपड़ी रख दी और धड़ की जगह कपड़ा रखकर एक हल्की चादर उस पर चढ़ा दी, मगर मुंह खुला रखा और खूब रोशनी कर उस चारपाई के चारों तरफ वहीं लेप कर दिया। कुमारी से कहा, आज आप दूसरे कमरे में आराम करें। चंद्रकांता समझ गई और दूसरे कमरे में जा लेटी। जिस कमरे में चंद्रकांता सोई उसके दरवाजे पर भी लेप कर दिया और जिस कमरे में पलंग पर खोपड़ी रखी थी उसके बगल में एक कोठरी थी। चिराग बुझाकर आप उसमें सो गई। आधी रात गुजर जाने के बाद उस कमरे के अंदर से जिसमें खोपड़ी रखी थी पटाखे की आवाज़ आई। सुनते ही चंपा छट उठ बैठी और दौड़कर बाहर से किवाड़ बंद कर खूब गुल करने लगी। यहाँ तक कि बहुत सी लोंडियाँ वहाँ आकर इकट्ठा हो गई और एक ने जाकर महाराज को खबर दी कि चंद्रकांता के कमरे में चोर घुसा है। यह सुनकर महाराज खुद दौड़े आए और हुक्म दिया कि महल के पहरे से 10-5 सिपाही अभी आए। जब सब इकट्ठे हो गए, कमरे का दरवाज़ा खोला गया। देखा कि रामनारायण और पन्नालाल दोनों एआर भीतर हैं। बहुत से आदमी उन्हें पकड़ने के लिए अंदर घुस गए। उन एआरों ने भी खंजर निकाल चलाना शुरू किया। 4-5 सिपाहियों को जख्मी किया, आखिर पकड़े गए। महाराज ने उनको कैद में रखने का हुक्म दिया और चंपा से हाल पूछा। उसने अपनी कार्रवाई कह सुनाई। महाराज बहुत खुश हुए और उसको इनाम देकर पूछा, चपला कहाँ है? उसने कहा, वह बीमार है। फिर महाराज ने कुछ और न पूछा और अपने आराम गृह में चले गए। सुबह को दरबार में उन एआरों को तलब किया। जब वे आए तो पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पन्नालाल बोला, सर तोड़ सिंह। महाराज को उसकी ठिठाई पर बहुत गुस्सा आया। कहने लगे कि ये लोग बदमाश हैं, जरा भी नहीं डरते। खैर, ले जाकर इन दोनों को खूब होशियारी के साथ कैद में रखो। हुक्म के मुताबिक वे कैदखाने में भेज दिए गए। महाराज ने हरदयाल सिंह से पूछा, कुछ तेज सिंह का पता लगा? हरदयाल सिंह ने कहा, महाराज अभी तक तो पता न लगा। ये एआर जो पकड़े गए हैं उन्हें खूब पीटा जाए तो शायद यही कुछ बता दे। महाराज ने कहा, ठीक है, मगर तेज सिंह आएगा तो नाराज होगा कि एआरों को क्यों मारा। ऐसा कायदा नहीं है। खैर, कुछ दिन तेज सिंह की राह और देख लो, फिर जैसा मुनासिब होगा किया जाएगा। मगर इस बात का ख्याल रखना, वह यह है कि तुम फौज के इंतजाम में होशियार रहना, क्योंकि शिवदत्त सिंह का चढ़ आना अब ताज्जुब नहीं है। हरदयाल सिंह ने कहा, मैं इंतज़ाम से होशियार हूँ। सिर्फ एक बात महाराज से इस बारे में पूछनी थी, जो एकांत में अर्ज करूँगा। अब दरबार बर्खास्त हो गया तो महाराज ने हरदयाल सिंह को एकांत में बुलाया और पूछा, वह कौन सी बात है?
उन्होंने कहा, महाराज तेज सिंह ने कई बार मुझसे कहा था कि, बल्कि कुंवर वीरेंद्र सिंह और उनके पिता ने भी फरमाया था कि यहाँ के सब मुसलमान क्रूर की तरफदार हो रहे हैं। जहाँ तक हो इनको कम करना चाहिए। मैं देखता हूँ तो यह बात ठीक मालूम होती है। इसके बारे में जैसा हुक्म हो किया जाए। महाराज ने कहा, ठीक है, हम खुद इस बात के लिए तुमसे कहने वाले थे। खैर अब कह देते हैं कि तुम धीरे धीरे सब मुसलमानों को नाजुक कामों से बाहर कर दो। हरदयाल सिंह ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। यह कहकर महाराज से रुखसत हो अपने घर चले आए। बयान 20। महाराज शिवदत्त सिंह ने घसीटा सिंह और चुन्नीलाल को तेज सिंह को पकड़ने के लिए भेजकर दरबार बर्खास्त किया और महल में चले गए। मगर उनका दिल रंभा की जुल्फों में ऐसा फंस गया था कि किसी तरह निकल ही नहीं सकता था। महारानी से भी हंसकर बोलने की नौबत न आई। महारानी ने पूछा, आपका चेहरा सुस्त क्यों है? महाराज ने कहा, कुछ नहीं, जागने से ऐसी कैफियत है। महारानी ने फिर पूछा, आपने वादा किया था कि उस गाने वाली को महल में लाकर तुम्हें भी उसका गाना सुनाएंगे, सो क्या हुआ? जवाब दिया, वह हम ही को उल्लू बनाकर चली गई। तुमको किसका गाना सुनाए? यह सुनकर महारानी कलावती को बड़ा ताज्जुब हुआ। पूछा, खुलासा हाल कहिए, क्या मामला है? इस समय मेरा जी ठिकाने नहीं है, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। यह कहकर महाराज वहाँ से उठकर अपने खास कमरे में चले गए और पलंग पर लेटकर रंभा को याद करने लगे और मन में सोचने लगे, रंभा कौन थी? इसमें तो कोई शक नहीं कि वह थी औरत ही। फिर तेज सिंह को क्यों छुड़ा ले गई? उस पर वह आशिक तो नहीं थी जैसा कि उसने कहा था। हाय रंभा, तूने मुझे घायल कर डाला। क्या इसी वास्ते तू आई थी? क्या करूं, कुछ पता भी नहीं मालूम हो जो तुझको ढूंढूं। दिल की बेताबी और रंभा के ख्याल में रात भर नींद न आई। सुबह को महाराज ने दरबार में आकर दरियाफ्त किया, घसीटा सिंह और चुन्नीलाल का पता लगाकर आए या नहीं। मालूम हुआ कि वे अभी तक नहीं आए। ख्याल रंभा की तरफ ही था। इतने में बद्रीनाथ, नाजिम, ज्योतिषी जी और क्रूर सिंह पर नजर पड़ी। उन लोगों ने सलाम किया और एक किनारे बैठ गए। उन लोगों के चेहरे पर सुस्ती और उदासी देखकर और भी रंज बढ़ गया, मगर कचहरी में कोई हाल उनसे न पूछा। दरबार बर्खास्त करके तकलिये में गए और पंडित बद्रीनाथ, क्रूर सिंह, नाजिम और जगन्नाथ ज्योतिषी को तलब किया। जब वे लोग आए और सलाम करके अदब के साथ बैठ गए, तब महाराज ने पूछा, कहो तुम लोगों ने विजयगढ़ जाकर क्या किया? पंडित बद्रीनाथ ने कहा, हुजूर, काम तो यही हुआ कि भगवान दत्त को तेज सिंह ने गिरफ्तार कर लिया और पन्नालाल और रामनारायण को एक चंपा नामी औरत ने बड़ी चालाकी और होशियारी से पकड़ लिया। बाकी मैं बच गया। उनके आदमियों में सिर्फ तेज सिंह पकड़ा गया, जिसको ताबेदार ने हुजूर में भेज दिया था। सिवाय इसके और कोई काम न हुआ। महाराज ने कहा, तेज सिंह को भी एक औरत छुड़ा ले गई। काम तो उसने सजा पाने लायक किया, मगर अफसोस, यह तो मैं ज़रूर कहूँगा कि वह औरत ही थी जो तेज सिंह को छुड़ा ले गई, मगर कौन थी यह न मालूम हुआ। तेज सिंह को तो लेती ही गई, जाती दफा चुन्नीलाल और घसीटा सिंह पर भी मालूम होता है कि हाथ फेरती गई। वे दोनों उसकी खोज में गए थे, मगर अभी तक नहीं आए। क्रूर की मदद करने से मेरा नुकसान ही हुआ। खैर, अब तुम लोग यह पता लगाओ कि वह औरत कौन थी जिसने गाना सुनाकर मुझे बेताब कर दिया और सभी की आंखों में धूल डालकर तेज सिंह को छुड़ा ले गई। अभी तक उसकी मोहिनी सूरत मेरी आंखों के आगे फिर रही है। नाजिम ने तुरंत कहा, हुजूर, मैं पहचान गया। वह जरूर चंद्रकांता की सखी चपला थी। यह काम सिवाय उसके दूसरे का नहीं। महाराज ने पूछा, क्या चपला चंद्रकांता से भी ज्यादा खूबसूरत है? नाजिम ने कहा, महाराज, चंद्रकांता को चपला क्या पाएगी, मगर उसके बाद दुनिया में कोई खूबसूरत है तो चपला ही है। वह तेज सिंह पर भी आशिक है। इतना सुनकर महाराज कुछ देर तक हैरानी में रहे, फिर बोले, चाहे जो हो, जब तक चंद्रकांता और चपला मेरे हाथ न लगेंगी मुझको आराम न मिलेगा। बेहतर है कि मैं इन दोनों के लिए जयसिंह को चिट्ठी लिखूं। क्रूर सिंह बोला, महाराज, जयसिंह चिट्ठी को कुछ न मानेंगे। महाराज ने जवाब दिया, क्या हर्ज, अगर चिट्ठी का कुछ ख्याल न करेंगे तो विजयगढ़ को फतेह ही करूँगा। यह कहकर उन्होंने मीर मुंशी को तलब किया। जब वह आ गया तो हुक्म दिया, राजा जयसिंह के नाम मेरी तरफ से खत लिखो कि चंद्रकांता की शादी मेरे साथ कर दे और दहेज में चपला को दे दे। मीर मुंशी ने खत लिखा, जिस पर महाराज ने मोहर करके पंडित बद्रीनाथ को दिया और कहा, तुम ही इस चिट्ठी को लेकर जाओ, यह काम तुम ही से बनेगा। पंडित बद्रीनाथ को क्या हर्ष था। खत लेकर उसी वक्त विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। बयान 21।
दूसरे दिन महाराज जयसिंह दरबार में बैठे हरदयाल सिंह से तेज सिंह का हाल पूछ रहे थे कि अभी तक पता लगा या नहीं, कि इतने में सामने से तेज सिंह एक बड़ा भारी गट्ठर पीठ पर लादे हुए आए। गठरी तो दरबार के बीच में रख दी और झुककर महाराज को सलाम किया। महाराज जयसिंह तेज सिंह को देखकर खुश हुए और बैठने के लिए इशारा किया। जब तेज सिंह बैठ गए तो महाराज ने पूछा, क्यों जी इतने दिन कहाँ रहे और क्या लाए हो? तुम्हारे लिए हम लोगों को बड़ी भारी परेशानी रही। दीवान जीत सिंह भी बहुत घबराए होंगे क्योंकि हमने वहाँ भी तलाश करवाया था। तेज सिंह ने अर्ज किया, महाराज ताबेदार दुश्मन के हाथ में फंस गया था, अब हुजूर के एक बाल से छूट आया है, बल्कि आती दफा चुनार करके 2 यारों को वहां से लेता आया है। महाराज यह सुनकर बहुत खुश हुए और अपने हाथ का कीमती कड़ा तेज सिंह को इनाम में दे दिया। यहाँ भी 2 यारों को महल में चंपा ने गिरफ्तार किया जो कैद किए गए हैं, इनको भी वहीं भेज देना चाहिए। यह कहकर हरदयाल सिंह की तरफ उन्होंने देखा। उन्होंने प्यादों को गठरी खोलने का हुक्म दिया। प्यादों ने गठरी खोली। तेज सिंह ने उन दोनों को होशियार किया और प्यादों ने उनको ले जाकर उसी जेल में बंद कर दिया जिसमें रामनारायण और पन्नालाल थे। तेज सिंह ने महाराज से अर्ज किया, मेरे गिरफ्तार होने से नौगढ़ में सब कोई परेशान होंगे, अगर इजाज़त हो तो मैं भी जाकर सभी से मिलाऊं। महाराज ने कहा, हाँ ज़रूर, तुमको वहाँ जाना चाहिए, जाओ, मगर जल्दी वापस चले आना। इसके बाद महाराज ने हरदयाल सिंह को हुक्म दिया, तुम मेरी तरफ से तोहफा लेकर तेज सिंह के साथ नौगढ़ जाओ। बहुत अच्छा कह के हरदयाल सिंह ने तोहफे का सामान तैयार किया और कुछ आदमी संग लेकर तेज सिंह के साथ नौगढ़ रवाना हुए। चपला जब महल में पहुंची, उसको देखते ही चंद्रकांता ने खुश होकर उसे गले से लगा लिया और थोड़ी देर बाद हाल पूछने लगी। चपला ने अपना सारा हाल कहा। थोड़ी देर तक चपला और चंद्रकांता में चोहल होती रही। कुमारी ने चंपा की चालाकी का हाल बयान करके कहा कि तुम्हारी शागिर्दा ने भी 2 यारों को गिरफ्तार किया है। यह सुनकर चपला बहुत खुश हुई और चंपा को, जो उसी जगह मौजूद थी, गले लगाकर शाबाशी दी। इधर तेज सिंह नौगढ़ गए थे। रास्ते में हरदयाल सिंह से बोले, अगर हम लोग सवेरे दरबार के समय पहुंचते तो अच्छा होता, क्योंकि उस वक्त सब कोई वहां रहेंगे। इस बात को हरदयाल सिंह ने भी पसंद किया और रास्ते में ठहर गए। दूसरे दिन दरबार के समय दोनों वहां पहुंचे और सीधे कचहरी में चले गए। राजा साहब के बगल में वीरेंद्र सिंह भी बैठे थे। तेज सिंह को देखकर इतने खुश हुए कि मानो दोनों जहान की दौलत मिल गई हो। हरदयाल सिंह ने झुककर महाराज को और कुमार को सलाम किया और जीत सिंह से बराबर की मुलाकात की। तेज सिंह ने महाराज सुरेंद्र सिंह के कदमों पर सिर रखा। राजा साहब ने प्यार से उसको सिर उठाया, तब अपने पिता को पालागन करके तेज सिंह कुमार की बगल में जा बैठे। हरदयाल सिंह ने तोहफा पेश किया और एक पोशाक जो कुंवर वीरेंद्र सिंह के वास्ते लाए थे वह उनको पहनाई, जिसे देख राजा सुरेंद्र सिंह बहुत खुश हुए और कुमार की खुशी का तो ठिकाना ही न था। राजा साहब ने तेज सिंह से गिरफ्तार होने का हाल पूछा। तेज सिंह ने पूरा हाल अपने गिरफ्तार होने का तथा कुछ बनावटी हाल अपने छूटने का बयान किया और यह भी कहा कि आती दफा वहां के 2 यारों को गिरफ्तार कर लाया हूँ जो विजयगढ़ में कैद हैं। यह सुनकर राजा ने खुश होकर तेज सिंह को बहुत कुछ इनाम दिया और कहा, तुम अभी जाओ, महल में सबसे मिलकर अपनी माँ से भी मिलो। उस बेचारी का तुम्हारी जुदाई में क्या हाल होगा वही जानती होगी। अब मुजीब मर्जी के तेज सिंह सभी से मिलने के वास्ते रवाना हुए। हरदयाल सिंह की मेहमानदारी के लिए राजा ने जीत सिंह को हुक्म देकर दरबार बर्खास्त किया। सभी के मिलने के बाद तेज सिंह कुंवर वीरेंद्र सिंह के कमरे में गए। कुमार ने बड़ी खुशी से उठकर तेज सिंह को गले लगा लिया और जब बैठे तो कहा, अपने गिरफ्तार होने का हाल तो तुमने ठीक बयान कर दिया, मगर छूटने का हाल झूठ कहा था। अब सच सच बताओ, तुमको किसने छुड़ाया? तेज सिंह ने चपला की तारीफ की और उसकी मदद से अपने छूटने का सच्चा सच्चा हाल कह दिया। कुमार ने कहा, मुबारक हो। तेज सिंह बोले, पहले आपको मैं मुबारकबाद दे दूंगा, तब कहीं यह नौबत पहुंचेगी कि आप मुझे मुबारकबाद दें। कुमार हंसकर चुप रहे। कई दिनों तक तेज सिंह हंसी खुशी से नौगढ़ में रहे, मगर वीरेंद्र सिंह का तकाजा रोज होता रहा कि फिर जिस तरह से हो चंद्रकांता से मुलाकात कराओ। कई दिन बाद हरदयाल सिंह ने दरबार में महाराज से अर्ज किया, कई रोज हो गए ताबेदार को आए, वहाँ बहुत हर्ज होता होगा, अब रुखसत मिलती तो अच्छा था। और महाराज ने यह भी फरमाया था कि आती दफा तेज सिंह को साथ लेने आना, अब जैसी मर्जी हो। राजा सुरेंद्र सिंह ने कहा, बहुत अच्छी बात है, तुम उसको अपने साथ लेते जाओ। यह कहकर एक खिलत दीवान हरदयाल सिंह को दिया और तेज सिंह को उनके साथ विदा किया। जाते समय तेज सिंह कुमार से मिलने आए। कुमार ने रोकर उनको विदा किया और कहा,
मुझको ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, मेरी हालत देखते जाओ। तेज सिंह ने बहुत कुछ ढाढ़स दिया और यहाँ से विदा हो उसी रोज विजयगढ़ पहुंचे। दूसरे दिन दरबार में दोनों आदमी हाजिर हुए और महाराज को सलाम करके अपनी अपनी जगह बैठे। तेज सिंह से महाराज ने राजा सुरेंद्र सिंह की कुशल क्षेम पूछी, जिसको उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी के साथ बयान किया। इसी समय बद्रीनाथ भी राजा शिवदत्त की चिट्ठी लिए हुए आ पहुंचे और आशीर्वाद देकर चिट्ठी महाराज के हाथ में दे दी, जिसको पढ़ने के लिए महाराज ने दीवान हरदयाल सिंह को दिया। खत पढ़ते पढ़ते हरदयाल सिंह का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो गया। महाराज और तेज सिंह हरदयाल सिंह के मुंह की तरफ देख रहे थे। उसकी रंगत देखकर समझ गए कि खत में कुछ बेअदबी की बातें लिखी हैं। खत पढ़कर हरदयाल सिंह ने अर्ज किया कि वह खत तकलीफ में सुनने लायक है। महाराज ने कहा, अच्छा, पहले बद्रीनाथ के टिकने का बंदोबस्त करो, फिर हमारे पास दीवान खाने में आओ। तेज सिंह को भी साथ ले आना। महाराज ने दरबार बर्खास्त किया और महल में चले गए। दीवान हरदयाल सिंह पंडित बद्रीनाथ के रहने और ज़रूरी सामानों का इंतजाम कर तेज सिंह को अपने साथ ले कोर्ट में महाराज के पास गए और सलाम करके बैठ गए। महाराज ने शिवदत्त का खत सुनाने का हुक्म दिया। हरदयाल सिंह ने खत को महाराज के सामने ले जाकर अर्ज किया कि अगर सरकार खत पढ़ लेते तो अच्छा था। महाराज ने खत पढ़ा। पढ़ते ही आंखें मारे गुस्से के सुर्ख हो गई। खत फाड़कर फेंक दिया और कहा, बद्रीनाथ से कह दो कि इस खत का जवाब यही है कि यहाँ से चले जाएं। इसके बाद थोड़ी देर तक महाराज कुछ देखते रहे, तब रंज भरी धीमी आवाज में बोले, क्रूर के चुनारगढ़ जाते ही हमने सोच लिया था कि जहाँ तक बनेगा वह आग लगाने से न चूकेगा, और आखिर यही हुआ। खैर, मेरे जीते जी तो उसकी मुराद पूरी ना होगी, साथ ही आप लोगों को भी अब पूरा बंदोबस्त करना चाहिए। तेज सिंह ने हाथ जोड़कर अर्ज किया, इसमें कोई शक नहीं कि शिवदत्त अब जरूर फौज लेकर चढ़ाएगा, इसलिए हम लोगों को मुनासिब है कि अपनी फौज का इंतजाम और लड़ाई का सामान पहले से रखें। यूँ तो शिवदत्त की नीयत तभी मालूम हो गई थी जब उसने यारों को भेजा था, पर अब कोई शक नहीं रहा। महाराज ने कहा, मैं इस बात को खूब जानता हूँ कि शिवदत्त के पास 30,000 फौज है और हमारे पास सिर्फ 10,000, मगर क्या मैं डर जाऊँगा? तेज सिंह ने कहा, 10,000 फौज महाराज की और 5,000 फौज हमारे सरकार की, 15,000 हो गई। ऐसे गिदड़ के मारने को इतनी फौज काफ़ी है। अब महाराज दीवान साहब को एक खत देकर नौगढ़ भेजे, मैं जाकर फौज ले आता हूँ। बल्कि महाराज की राय हो तो कुंवर वीरेंद्र सिंह को बुला ले और फौज का इंतजाम उनके हवाले करें, फिर देखिए क्या कैफियत होती है। दीवान हरदयाल सिंह बोले, कृपानाथ, इस राय को तो मैं भी पसंद करता हूँ। महाराज ने कहा, सो तो ठीक है, मगर वीरेंद्र सिंह को अभी लड़ाई का काम सुपुर्द करने को जी नहीं चाहता, चाहे वह इस फन में होशियार हो। मगर क्या हुआ, जैसा सुरेंद्र सिंह का लड़का वैसा मेरा भी, मैं कैसे उसको लड़ने के लिए कहूँगा, और सुरेंद्र सिंह भी कब इस बात को मंजूर करेंगे? तेज सिंह ने जवाब दिया, महाराज इस बात की तरफ जरा भी ख्याल न करें। ऐसा नहीं हो सकता कि महाराज तो लड़ाई पर जाएं और वीरेंद्र सिंह घर पर बैठे आराम करें, उनका दिल कभी न मानेगा। राजा सुरेंद्र सिंह भी वीर हैं, कुछ कायर नहीं। वीरेंद्र सिंह को घर में बैठने न देंगे, बल्कि खुद भी मैदान में बढ़कर लड़ेंगे। महाराज जयसिंह तेज सिंह की बात सुनकर बहुत खुश हुए और दीवान हरदयाल सिंह को हुक्म दिया, तुम राजा सुरेंद्र सिंह को शिवदत्त की गुस्ताखी का हाल और जो कुल हमने उसका जवाब दिया है वह भी लिखो और पूछो कि आपकी क्या राय है। इस बात का जवाब आ जाने दो, फिर जैसा होगा कि आ जाएगा। और खत भी तुम ही लेकर जाओ और कल ही लौट आओ, क्योंकि अब देर करने का मौका नहीं है। हरदयाल सिंह ने खत लिखा और महाराज ने उस पर मोहर करके उसी वक्त दीवान हरदयाल सिंह को विदा कर दिया। दीवान साहब महाराज से विदा होकर नौगढ़ की तरफ रवाना हुए। थोड़ा सा दिन बाकी था जब वह वहां पहुंचे। सीधे दीवान जीत सिंह के मकान पर चले गए। दीवान जीत सिंह खबर पाते ही बाहर आए। हरदयाल सिंह को लाकर अपने यहाँ उतारा और हाल चाल पूछा। हरदयाल सिंह ने सब खुलासा हाल कहा। जीत सिंह गुस्से में आकर बोले, आजकल शिवदत्त के दिमाग में खलल आ गया है। हम लोगों को तो उसने साधारण समझ लिया है। खैर देखा जाएगा, कुछ हर्ज नहीं। आप आज शाम को राजा साहब से मिलें। शाम के वक्त हरदयाल सिंह ने जीत सिंह के साथ राजा सुरेंद्र सिंह से मुलाकात करने गए। वहाँ कुंवर भी बैठे थे। राजा साहब ने बैठने का इशारा किया और हालचाल पूछा। उन्होंने महाराज जयसिंह का खत दे दिया। महाराज ने खुद उस चिट्ठी को पढ़ा। गुस्से के मारे कुछ बोल न सके और खत कुंवर वीरेंद्र सिंह के हाथ में दे दिया। कुमार ने भी उसको बखूबी पढ़ा। उनकी भी वही हालत हुई। क्रोध के मारे आंखों के आगे अंधेरा छा गया। कुछ देर तक सोचते रहे। इसके बाद हाथ जोड़कर पिता से अर्ज किया, मुझको लड़ाई का बड़ा हौसला है।
यही हम लोगों का धर्म भी है। फिर ऐसा मौका मिले या न मिले, इसलिए अर्ज करता हूँ कि मुझको हुक्म हो तो अपनी फौज लेकर जाऊं और विजयगढ़ पर चढ़ाई करने से पहले ही शिवदत्त को कैद कर लाऊं। राजा सुरेंद्र सिंह ने कहा, उस तरफ जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अभी विजयगढ़ जाओ। क्षत्रियों को लड़ाई से ज्यादा प्यारा बाप बेटा भाई भतीजा कोई नहीं होता, इसलिए तुम्हारी मोहब्बत छोड़कर हुक्म देता हूँ कि अपनी कुल फौज लेकर महाराज जय सिंह को मदद पहुँचाओ और नाम कमाओ। फिर जीत सिंह की तरफ देखकर फौज में मुनादी करा दो कि रात भर में सब लैस हो जाएं। सुबह को कुमार के साथ जाना है। इसके बाद हरदयाल सिंह से कहा, आज आप यहीं रह जाएं और कल अपने साथ ही फौज तथा कुमार को लेकर जाएं। यह हुक्म देकर राजमहल में चले गए। जीत सिंह दीवान हरदयाल सिंह को साथ लेकर घर गए और कुमार अपने कमरे में जाकर लड़ाई का सामान तैयार करने लगे। चंद्रकांता को देखने और लड़ाई पर चलने की खुशी में रात किधर गई कुछ मालूम न हुआ। बयान 22। सुबह होते ही कुमार नहा धोकर जंगी कपड़े पहन हथियारों को बदन पर सजाकर मां से विदा होने के लिए महल में गए। रानी से महाराज ने राथी में सब हाल कह दिया था। वे इनका फौजी ठाठ देकर दिल में बहुत खुश हुई। कुमार ने दंडवत विदा मांगी। रानी ने आंसू भरकर कुमार को गले से लगाया और पीठ पर हाथ फेर कर कहा, बेटा जाओ, वीर पुरुषों में नाम करो, क्षत्रियों का कुल नाम फतेह का डंका बजाओ। सूरवीरों का धर्म है कि लड़ाई के वक्त माँ बाप ऐश आराम किसी की मोहब्बत नहीं करते। सो तुम भी जाओ। ईश्वर करे लड़ाई में बैरी तुम्हारी पीठ न देखें। माँ बाप से विदा होकर कुमार बाहर आए। दीवान हरदयाल सिंह को मुस्तैद देखा। आप भी एक घोड़े पर सवार हो गए। पीछे पीछे फौज भी समुद्र की तरह लहर मारती चली। जब विजयगढ़ के करीब पहुंचे तो कुमार घोड़े पर से उतर पड़े और हरदयाल सिंह से बोले, मेरी राय है कि इसी जंगल में अपनी फौज को उतारूं और सब इंतजाम कर लूं तो शहर में चलूं। हरदयाल सिंह ने कहा, आपकी राय बहुत अच्छी है। मैं भी पहले से चलकर आपके आने की खबर महाराज को देता हूँ, फिर लौटकर आपको साथ लेकर चलूंगा। कुमार ने कहा, अच्छा जाइए। हरदयाल सिंह विजयगढ़ पहुंचे। कुमार के आने की खबर देने के लिए महाराज के पास गए और खुला सा हाल बयान करके बोले, कुमार सेना सहित यहाँ से कोस भर पर उतरे हैं। यह सुनकर महाराज बहुत खुश हुए और बोले, फौज के वास्ते वह मुकाम बहुत अच्छा है, मगर वीरेंद्र सिंह को यहाँ ले आना चाहिए। तुम यहाँ के सब दरबारियों को ले जाकर कुमार को यहाँ ले आओ। हुक्म के मुताबिक हरदयाल सिंह बहुत से सरदारों को लेकर रवाना हुए। यह खबर तेज सिंह को भी हुई। सुनते ही वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे और दूर से ही बोले, मुबारक हो। तेज सिंह को देखकर कुमार बहुत खुश हुए और हाल चाल पूछा। तेज सिंह ने कहा, जो कुछ है सब अच्छा है और जो बाकी है बन जाएगा। यह कहकर तेज सिंह लश्कर के इंतजाम में लगे। दीवान हरदयाल सिंह ने महाराज ने जो हुक्म दिया था कहा। कुमार ने मंजूर किया और सच सजाकर घोड़े पर सवार हो 100 फौजी सिपाही साथ ले महाराज से मुलाकात को विजयगढ़ चले। शहर भर में मशहूर हो गया कि महाराज की मदद को कुंवर वीरेंद्र सिंह आए हैं। इस वक्त किले में जाएंगे। सवारी देखने के लिए अपने अपने मकानों पर औरत मर्द पहले से ही बैठ गए। सड़कों पर भी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी की आंखें उत्तर की तरफ सवारों के इंतजार में थी। यह खबर महाराज को भी पहुंची कि कुमार चले आ रहे हैं। उन्होंने महल में जाकर महारानी से सब हाल कहा, जिसको सुनकर वे प्रसन्न हुई। बहुत सी औरतों के साथ, जिनमें चंद्रकांता और चपला भी थी, सवारी का तमाशा देखने के लिए ऊंची अटारी पर जा बैठी। महाराज भी सवारी का तमाशा देखने के लिए दीवान खाने की छत पर जा बैठे। थोड़ी ही देर बाद उत्तर की तरफ से धूल उड़ता हुआ दिखाई दिया और नजदीक आने पर देखा कि फौज चली आ रही है। कुछ अरसा गुजरा तो साफ दिखाई देने लगा। कुछ सवार जो धीरे धीरे महल की तरफ आ रहे थे, कवच पहने हुए थे, जिस पर डूबते हुए सूर्य की किरण पड़ने से अजब चमक पैदा हो रही थी। हाथ में झंडेदार नेजा लिए, ढाल तलवार लगाए, जवानी की उमंग में अकड़े हुए बहुत ही भले मालूम पड़ते थे। उनके आगे आगे खूबसूरत ताकतवर और जेवरों से सजे हुए घोड़े पर, जिस पर जड़ाऊ जीन कसी हुई थी और अटखेलियां कर रहा था, पर कुंवर वीरेंद्र सिंह सवार थे, जिस पर फौलादी टोप, जिसमें एक हुमा के पर की लंबी कलगी लगी थी। बदन में बेशकीमती लिबास के ऊपर फौलादी जर्रे पहने हुए थे। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गालों पर सुर्खी छा रही थी। बड़े बड़े पन्ने के दानों का कंठा और बुझक बंद भी बनने का था, जिसकी चमक चेहरे पर पड़कर खूबसूरती को दूना कर रही थी। कमर में जड़ाऊ पेटी, जिसमें बेशकीमती हीरा जड़ा हुआ था, और पिंडली तक का जूता, जिस पर कोदये मोती का काम था। चमड़ा नजर नहीं आता था। पहने हुए थे ढाल तलवार खंजर 3 कमान लगाए, एक गर्ज करबूज में लटकता हुआ हाथ में नेजा ले घोड़ा कुदाते चले आ रहे थे।
ताकत, जमावर्दी, दिलेरी और रुआब उनके चेहरे से ही झलकता था। दोस्तों के दिलों में मोहब्बत और दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा होता था। सबसे ज़्यादा लुत्फ तो यह था कि जो सवार संग में चले आ रहे थे वे सब भी उन्हीं के हमसीन थे। शहर में भीड़ लग गई, जिसकी निगाह कुंवार पर पड़ती आंखों में चकाचौंध सी छा जाती। महारानी ने जो वीरेंद्र सिंह को बहुत दिनों पर इस ठाट और रुआब से आते देखा, सोगुनी मोहब्बत से ज्यादा बढ़ गई। मुंह से निकल पड़ा, अगर चंद्रकांता के लायक वर है तो सिर्फ वीरेंद्र, चाहे जो हो, मैं तो इसी को दामाद बनाऊंगी। चंद्रकांता और चपला भी दूसरी खिड़की से देख रही थी। चपला ने टेढ़ी निगाहों से कुमारी की तरफ देखा, वह शर्मा गई। दिल हाथ से जाता रहा। कुमार की तस्वीर आंखों में समा गई। उम्मीद हुई कि अब पास से देखूंगी। उधर महाराज की टकटकी बंद गई। इतने में कुमार किले के नीचे आ पहुंचे। महाराज से न रहा गया, खुद उतर आए और जब तक वे किले के अंदर आए महाराज भी वहां पहुंच गए। वीरेंद्र सिंह ने महाराज को देखकर पैर छुए। उन्होंने उठाकर छाती से लगा लिया और हाथ पकड़े सीधे महल में ले गए। महारानी उन दोनों को आते देखकर आगे बढ़ गई। कुमार ने चरण छुए। महारानी की आंखों में प्रेम का जल भर आया। बड़ी खुशी से कुमार को बैठने के लिए कहा। महाराज भी बैठ गए। बाएं तरफ महारानी और दाहिनी तरफ कुमार थे। चारों तरफ लोमड़ियों की भीड़ थी, जो अच्छे अच्छे गहने और कपड़े पहने खड़ी थी। कुमार की नीची निगाहों चारों तरफ घूमने लगी, मानो किसी को ढूंढ रही हो। चंद्रकांता भी किवाड़ की आड़ में खड़ी उनको देख रही थी। मिलने के लिए तबीयत घबरा रही थी, मगर क्या करे, लाचार थी। थोड़ी देर तक महाराज और कुमार महल में रहे। इसके बाद उठे और कुमार को साथ लिए दीवान खाने में पहुंचे। अपने खास आराम गृह के पास वाला एक सुंदर कमरा उनके लिए मुकर्रर कर दिया। महाराज से विदा होकर कुमार अपने कमरे में गए। तेज सिंह भी पहुंचे। कुछ देर चौहल में गुजरी। चंद्रकांता को महल में न देखने से इनकी तबीयत उदास थी। सोचते थे कि कैसे मुलाकात हो। इसी सोच में आंख लग गई। सुबह जब महाराज दरबार में गए, वीरेंद्र सिंह स्नान पूजा से छुट्टी पा दरबारी पोशाक पहने तेज सिंह को साथ ले दरबार में आए। महाराज ने अपने सिंहासन के बगल में एक जड़ाऊ कुर्सी पर कुमार को बैठाया। हरदयाल सिंह ने महाराज की चिट्ठी का जवाब पेश किया, जो राजा सुरेंद्र सिंह ने लिखा था। उसको पढ़कर महाराज बहुत खुश हुए। थोड़ी देर बाद दीवान साहब को हुक्म दिया कि कुमार की फौज में हमारी तरफ से बाजार लगाया जाए और गले वगैरह का पूरा इंतजाम किया जाए और किसी को किसी तरह की तकलीफ न हो। कुमार ने अर्ज किया, महाराज सामान सब साथ आया है। महाराज ने कहा, क्या तुमने इस राज्य को दूसरे का समझा है? सामान आया है तो क्या हुआ, वह भी जब जरूरत होगी काम आएगा। अब हम कुल फौज का इंतजाम तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। जैसा मुनासिब समझो बंदोबस्त और इंतजाम करो। कुमार ने तेज सिंह की तरफ देखकर कहा, तुम जाओ, मेरी फौज के 3 हिस्से करके 2-2 हजार विजयगढ़ के दोनों तरफ भेजो और 1000 फौज के 10 टुकड़े करके इधर उधर 5-5 कोस तक फैला दो और खेमे वगैरह का पूरा बंदोबस्त कर दो। जासूसों को चारों तरफ रवाना करो। बाकी महाराज की फौज की कल कवायद देखकर जैसा होगा इंतजाम करेंगे। हुक्म पाते ही तेज सिंह रवाना हुए। इस इंतजाम और हमदर्दी को देख महाराज को और भी तसल्ली हुई। हरदयाल सिंह को हुक्म दिया कि फौज में मुनादी करा दो कि कल कवायद होगी। इतने में महाराज के जासूसों ने आकर अदब से सलाम कर दी और खबर दी कि शिवदत्त सिंह अपनी 30,000 फौज लेकर सरकार से मुकाबला करने के लिए रवाना हो चुका है। 2-3 दिन तक नजदीक आ जाएगा। कुमार ने कहा, कोई हर्ज नहीं, समझ लेंगे, तुम फिर अपने काम पर जाओ। दूसरे दिन महाराज जय सिंह और कुमार एक हाथी पर बैठकर फौज की कवायद देखने गए। हरदयाल सिंह ने मुसलमानों को बहुत कम कर दिया था, तो भी 1000 मुसलमान रह गए थे। कवायद देख कुमार बहुत खुश हुए, मगर मुसलमानों की सूरत देख त्योरी चढ़ गई। कुमार की सूरत से महाराज समझ गए और धीरे से पूछा, इन लोगों को जवाब दे देना चाहिए। कुमार ने कहा, नहीं, निकाल देने से ये लोग दुश्मन के साथ हो जाएंगे। मेरी समझ में बेहतर होगा कि दुश्मन को रोकने के लिए पहले इन्हीं लोगों को भेजा जाए। इनके पीछे तोपखाना और थोड़ी फौज हमारी रहेगी। वे लोग इन लोगों की नीयत खराब देखने या भागने का इरादा मालूम होने पर पीछे से तोप मारकर इन सभी की सफाई कर डालेंगे। ऐसा खौफ रहने से ये लोग एक दफा तो खूब लड़ जाएंगे। मुफ्त मारे जाने से लड़कर मरना बेहतर समझेंगे। इस राय को महाराज ने बहुत पसंद किया और दिल में कुमार की अक्ल की तारीफ की। जब महाराज फिरे तो कुमार ने अर्ज किया, मेरा जी शिकार खेलने को चाहता है, अगर इजाज़त हो तो जाऊं। महाराज ने कहा, अच्छा, दूर मत जाना और दिन रहते जल्दी लौट आना। यह कहकर हाथी पर बैठवाया। कुमार उतर पड़े और घोड़े पर सवार हुए। महाराज का इशारा पाकर दीवान हरदयाल सिंह ने 100 सवार साथ कर दिए। कुमार शिकार खेलने के लिए रवाना हुए। थोड़ी देर बाद एक घने जंगल में पहुंचकर 2 सांबर तीर से मारकर फिर और शिकार ढूंढने लगे।
इतने में तेज सिंह भी पहुंचे। कुमार ने कहा, क्या सब इंतजाम हो चुका जो तुम चले आए? तेज सिंह ने कहा, क्या आज ही हो जाएगा? कुछ आज हुआ कुछ कल दुरुस्त हो जाएगा। इस वक्त मेरे जी में आए कि चले जरा उस तहखाने की सैर कराएं जिसमें अहमद को कैद किया है। इसलिए आपसे पूछने आया हूँ कि अगर इरादा हो तो चला जाए। हाँ, मैं भी चलूंगा, कहकर कुमार ने उस तरफ घोड़ा फेरा। तेज सिंह भी घोड़े के साथ रवाना हुए। बाकी सभी को हुक्म दिया कि वापस जाएं और दोनों सांभरों का जो शिकार किए हैं उठवा ले जाएं। थोड़ी देर में कुमार और तेज सिंह तहखाने के पास पहुंचे और अंदर घुसे। जब अंधेरा निकल गया और रोशनी आई तो सामने एक दरवाजा दिखाई देने लगा। कुमार घोड़े से उतर पड़े। अब तेज सिंह ने कुमार से पूछा, भला यह कहिए कि आप यह दरवाजा खोल भी सकते हैं कि नहीं? कुमार ने कहा, क्यों नहीं, इसमें क्या कारीगरी है। यह कहकर झट शेर के मुंह से जुबान बाहर निकाल ली और दरवाजा खुल गया। तेज सिंह ने कहा, याद तो है। कुमार ने कहा, क्या मैं भूलने वाला हूँ? दोनों अंदर गए और सैर करते करते चश्मे के किनारे पहुंचे। देखा कि अहमद और भगवान दास एक चट्टान पर बैठे बातें कर रहे हैं। पैरों में बेड़ी पड़ी है। कुमार को देख दोनों उठ खड़े हुए, झुककर सलाम किया और बोले, अब तो हम लोगों का कसूर माफ होना चाहिए। कुमार ने कहा, हाँ, थोड़े रोज और सब्र करो। कुछ देर तक वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह टहलते और मेवों को खाते रहे। इसके बाद तेज सिंह ने कहा, अब चलना चाहिए, देर हो गई। तेज सिंह ने कहा, इस दरवाजे को आपने खोला है, आप ही बंद कीजिए। कुमार ने यह कहकर अच्छा लो बंद कर दिया और घोड़े पर सवार हुए। जब विजयगढ़ के करीब पहुंचे तो तेज सिंह ने कहा, अब आप जाइए, मैं जरा फौज की खबर लेता हुआ आता हूँ। कुमार ने कहा, अच्छा जाओ। यह सुनकर तेज सिंह दूसरी तरफ चले गए और कुमार किले में चले आए। घोड़े से उतर कमरे में गए, आराम किया। थोड़ी रात बीते तेज सिंह कुमार के पास आए। कुमार ने पूछा, कहो क्या हाल है? तेज सिंह ने कहा, सब इंतजाम आपके हुक्म मुताबिक हो गया। आज दिन भर में 1 घंटे की छुट्टी न मिली जो आपसे मुलाकात करता। यह सुन वीरेंद्र सिंह हंस पड़े और बोले, दोपहर तक तो हमारे साथ रहे, इस पर कहते हो कि मुलाकात न हुई। यह सुनते ही तेज सिंह चौंक पड़े और बोले, आप क्या कहते हैं? कुमार ने कहा, कहते क्या है, तुम मेरे साथ उस तहखाने में नहीं गए थे जहाँ अहमद और भगवान दत्त बंद है? तो तेज सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया और कुमार का मुंह देखने लगे। तेज सिंह की यह हालत देख कुमार को भी ताज्जुब हुआ। तेज सिंह ने कहा, भला यह तो बताइए कि मैं आपसे मिला कहाँ था, कहाँ तक साथ गया और कब वापस आया? कुमार ने सब कुछ कह दिया। तेज सिंह बोले, बस आपने चौका फेरा। अहमद और भगवान दत्त के निकल जाने को तो इतना गम नहीं है, मगर दरवाजे का हाल दूसरे को मालूम हो गया, इसका बड़ा अफसोस है। कुमार ने कहा, तुम क्या कहते हो, समझ में नहीं आता। तेज सिंह ने कहा, ऐसा ही समझते तो धोखा क्यों खाते? तब न समझे तो अब समझिए कि शिवदत्त के यारों ने धोखा दिया और तहखाने का रास्ता देख लिया। जरूर यह काम बद्रीनाथ का है, दूसरे का नहीं। ज्योतिषी उसको रमल के जरिए से पता देता है। कुमार यह सुन दंग हो गए और अपनी गलती पर अफसोस करने लगे। तेज सिंह ने कहा, अब जो होना था हो गया, उसका अफसोस कहेगा। मैं इस वक्त जाता हूँ, कैदी तो निकल गए होंगे, मगर मैं जाकर ताले का बंदोबस्त करूँगा। कुमार ने पूछा, ताले का बंदोबस्त क्या करोगे? तेज सिंह ने कहा, उस फाटक में और भी 2 ताले हैं जो इससे ज़्यादा मजबूत हैं। उन्हें लगाने और बंद करने में बड़ी देर लगती है, इसलिए उन्हें नहीं लगाता था, मगर अब लगाऊंगा। कुमार ने कहा, मुझे भी वह ताला दिखलाओ। तेज सिंह ने कहा, अभी नहीं, जब तक चुनारगढ़ पर फतह न हो जाए, नहीं तो फिर धोखा खाओगे। कुमार ने कहा, अच्छा, तुम्हारी मर्जी। तेज सिंह उसी वक्त तहखाने की तरफ रवाना हुई और सवेरा होने के पहले ही लौट आई। सुबह को जब कुमार सोकर उठे तो तेज सिंह से पूछा, कहो तहखाने का क्या हाल है? उन्होंने जवाब दिया, कैदी तो निकल गए, मगर ताले का बंदोबस्त कराया हूँ। नहा धोकर कुछ खाकर कुमार को तेज सिंह दरबार ले गए। महाराज को सलाम करके दोनों आदमी अपनी अपनी जगह बैठ गए। आज जासूसों ने खबर दी कि शिवदत्त की फौज और पास आ गई है, अब 10 कोस पर है। कुमार ने महाराज से अर्ज किया, अब मौका आ गया है कि मुसलमानों की फौज दुश्मनों को रोकने के लिए आगे भेजी जाए। महाराज ने कहा, अच्छा, भेज दो। कुमार ने तेज सिंह से कहा, अपना एक तोपखाना भी इस मुसलमानी फौज के पीछे रवाना करो। फिर कान में कहा, अपने तोपखाने वालों को समझा देना कि जब फौज की नीयत खराब देखें तो जिंदा किसी को न जाने दे। तेज सिंह इंतजाम करने के लिए चले गए। हरदयाल सिंह को भी साथ लेते गए। महाराज ने दरबार बर्खास्त किया और कुमार को साथ लेकर महल में पधारे। दोनों ने साथ ही भोजन किया। इसके बाद कुमार अपने कमरे में चले गए। चटपटाते रह गए, मगर आज भी चंद्रकांता की सूरत न दिखी। लेकिन चंद्रकांता ने आड़ से इनको देख लिया। बयान 23। शाम को महाराज से मिलने के लिए वीरेंद्र सिंह गए।
महाराज उन्हें अपनी बगल में बैठाकर बातचीत करने लगे। इतने में हरदयाल सिंह और तेज सिंह भी वहाँ पहुंचे। महाराज ने हाल पूछा। उन्होंने अर्ज किया कि फौज मुकाबले में भेज दी गई है। लड़ाई के बारे में राय और तरकीबें होने लगी। सब सोचते विचारते आधी रात गुजर गई। एकाएक कई चौबदार ने आकर अर्ज किया, महाराज, चोर महल में से कुछ आदमी निकल भागे, जिसको दुश्मन समझ पहरे वालों ने तीर छोड़े, मगर वे जख्मी होकर भी निकल गए। यह खबर सुन महाराज सोच में पड़ गए। कुमार और तेज सिंह भी हैरान थे। इतने में ही महल से रोने की आवाज़ें आने लगी। सभी का ख्याल उस रोने पर चला गया। पल में रोने और चिल्लाने की आवाज़ बढ़ने लगी, यहाँ तक कि तमाम महल में हाहाकार मच गया। महाराज और कुमार वगैरह सभी के मुंह पर उदासी छा गई। उसी समय लौंडिया दौड़ती हुई आई और रोते रोते बड़ी मुश्किल से बोली, चंद्रकांता और चपला का सिर काटकर कोई ले गया। यह खबर तीर के समान सभी को छेद गई। महाराज तो एकाएक हाय कह के गिर ही पड़े। कुमार की भी अजब हालत हो गई, चेहरे पर मुर्दनी छा गई। हरदयाल सिंह की आंखों से आंसू जारी हो गए। तेज सिंह काठ की मूरत बन गए। महाराज ने अपने को संभाला और कुमार की अजब हालत देखकर गले लगा लिया। इसके बाद रोते हुए कुमार का हाथ पकड़े महल में दौड़े चले गए। देखा कि हाहाकार मचा हुआ है। महारानी चंद्रकांता की लाश पर पछाड़े खा रही थी। सिर फट गया, खून जारी है। महाराज भी जाकर उसी लाश पर गिर पड़े। कुमार में तो इतनी भी ताकत न रही कि अंदर जाते, दरवाजे पर ही गिर पड़े। दांत बैठ गया, चेहरा जर्द और मुर्दे की सी सूरत हो गई। चंद्रकांता और चपला की लाशें पड़ी थी, सिर नहीं थे। कमरे में चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता था। सभी की अजब हालत थी। महारानी रो रो कर कहती थी, हाय बेटी, तू कहाँ गई? उसका कैसा कलेजा था जिसने तेरे गले पर छुरी चलाई। हाय हाय, अब मैं जीकर क्या करूँगी? तेरे ही वास्ते इतना बखेड़ा हुआ और तू ही न रही तो अभी है राज्य का क्या होगा? महाराज कहते थे। अब क्रूर की छाती ठंडी हुई। शिवदत्त को मुराद मिल गई। कह दो अब आए विजयगढ़ का राज्य करे। कह दो अब आए विजयगढ़ पर राज्य करे। हम तो लड़की का साथ देंगे। एकाएक महाराज की निगाह दरवाजे पर गई। देखा वीरेंद्र सिंह पड़े हुए हैं, सिर से खून जारी है। दौड़े और कुमार के पास आए। देखा तो बदन में दम नहीं, नब्ज का पता नहीं। नाक पर हाथ रखा तो सांस ठंडी चल रही है। अब तो और भी जोर से महाराज चिल्ला उठे। बोले, गजब हो गया, हमारे चलते नौगढ़ का राज्य बिगाड़त हुआ। हम तो समझे थे कि वीरेंद्र सिंह को राज्य दे जंगल में चले जाएंगे, मगर हाय, विधाता को यह भी अच्छा न लगा। अरे कोई जाओ, जल्दी तेज सिंह को ले लाओ। कुमार को देखे, हाय हाय, अब तो इसी मकान में मुझको भी मरना पड़ा। मैं समझता हूँ राजा सुरेंद्र सिंह की जान भी इसी मकान में जाएगी। हाय, अभी क्या सोच रहे थे? क्या हो गया? विधाता तूने क्या किया? इतने में तेज सिंह आए। देखा कि वीरेंद्र सिंह पड़े हैं और महाराज उनके ऊपर हाथ रखे रो रहे हैं। तेज सिंह की जो कुछ जान बची थी वह भी निकल गई। वीरेंद्र सिंह की लाश के पास बैठ गए और जोर से बोले, कुमार, मेरा जी तो रोने को नहीं चाहता, क्योंकि मुझको अब इस दुनिया में रहना नहीं। मैं तो खुशी खुशी तुम्हारा साथ दूंगा। यह कहकर कमर से खंजर निकाला और पेट में मारना ही चाहते थे कि दीवार फांद कर एक आदमी ने आकर हाथ पकड़ लिया। तेज सिंह ने उस आदमी को देखा जो सिर से पैर तक सिंदूर से रंगा हुआ था। उसने कहा, काहे को देते हो जान? मेरी बात सुनो देकान, यह सब खेल ठगी को मान। लाश देखकर लो पहचान, उठो देखो भालो, खोजो खोज निकालो। यह कहकर दांत निकालता हुआ उछलता कूदता वह आदमी भाग गया।